हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं आपके चैप्टर का। और हम पढ़ रहे थे दो एग्जाम्पल, एक श्रीलंका का था और एक दूसरा था बेल्जियम का। श्रीलंका के बारे में हमने पढ़ा कि वहाँ पर सिंहला बुद्धिस्ट और तमिल, मुस्लिम्स, हिंदू और क्रिश्चियन लोग रहते थे, और कुछ ऐसे प्रावधान सिंहली गवर्नमेंट ने किए जिससे जो मेजोरिटी में थे सिंहला, उनका डोमिनेशन तमिलों पर और क्रिश्चियन पर बना रहे। तमिलों को ये स्वीकार नहीं था कि हम भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट हैं इस देश का, और हमें इस तरह से निगलेक्ट किया जाए, डिनाइड किया जाए हमें गवर्नमेंट जॉब से, और हमारी जो भाषा संस्कृति उसको कोई महत्व ना दिया जाए। तो उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, और प्रोटेस्ट में एक बहुत ही फेमस उनका फ्रंट रहा था लीटे, ठीक है, जिसे तमिल इलम टाइगर्स बोलते हैं, और इनका जो नेता था वो प्रभाकरन था। और इन्होंने एक तमिल इलम नाम की स्टेट की स्थापना की बात की कि हम बिल्कुल अलग हो जाएंगे श्रीलंका से और एक अलग तमिल जो है गवर्नमेंट बनाएंगे। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च्ड पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। आप पढ़ चुके हैं कि 1956 के एक्ट के तहत जो तमिल थे उनकी भाषा को कोई महत्व नहीं दिया गया, बल्कि सिंहली को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। तो उन्होंने पार्टी प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। साथ में वो चाहते थे कि जो हमारा ये रीजन है जिसमें हम ज़्यादा हैं वो ऑटोनॉमी हो। ऑटोनॉमी का मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले, इसके तहत संविधान के तहत कि हमारा जो क्षेत्र है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्वाधीनता मिले, वो ज़्यादा किसी के अधीन में ना हो। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रिवेंस पॉपुलेटेड बाय द तमिल वाज रिपीटेडली डिनाइड। लेकिन उनकी डिमांड मानी नहीं गई। बाई 80 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वर फोरम्ड। 1980 में बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई ऑन द इंडिपेंडेंट तमिल इलम स्टेट, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। और श्रीलंका के नॉर्दर्न, अगर आप श्रीलंका को ऐसे मानोगे तो ये उत्तर हो गया ना, तो इसमें एक कहा कि इन इलाकों को जोड़कर एक तमिल इलम नाम की स्टेट बनाई जाए जो श्रीलंकन गवर्नमेंट से ऑटोनॉमस हो। और इस तरह के विवाद को जो गवर्नमेंट थी वो मान नहीं रही थी, और इसके वजह से फिर डिस्ट्रस्ट आपस में उनका अविश्वास पैदा हो गया, जिसके कारण था कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। इट्स सोन टर्म्ड इनटू सिविल वार, जो नागरिक युद्ध में बदल गया। नागरिक युद्ध का मतलब होता है जब देश के दो कम्युनिटीज में आपस में ही क्लैश पैदा हो जाए। देखो, जब हम दूसरे देशों से लड़ते हैं तो सिचुएशन और होती है। हम एक नेशन की भावना में, राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर पैदा हो जाती है। जैसे अब चीन के विरुद्ध हमारे देश में एक लहर सी पैदा हो गई है। लेकिन जब एक दूसरे से कम्युनिटी ही आपस में लड़ती हैं तो देश के टुकड़े टुकड़े होने की संभावना बढ़ जाती है। एज ए रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड, जिसके कारण दोनों कम्युनिटीज के लाखों लोग मारे गए। मैनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, बहुत सारे लोगों ने अपने देश छोड़ दिए, रेफ्यूजी के रूप में वो भारत और दूसरे देशों में चले गए। यू हैव रीड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक टेक्स्ट बुक about Sri Lankan excellent record of economic development, education and health, but civil war, स्वतंत्रता के बाद 1948 में ये स्वतंत्र हुआ और इसने ज़बरदस्त तरीके से डेवलपमेंट किया एजुकेशन हेल्थ सेक्टर में, लेकिन सिविल वार सब कुछ बहा कर ले गया। और सिविल वार के तहत इनकी बट द सिविल वार हैज़ क्रश द टेरिबल सेटबैक ऑफ सोशल कल्चर एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। और ये 2009 में जाके ख़त्म हुआ जब प्रभाकरन की डेथ हुई। उसके बाद बेल्जियम का क्या उदाहरण था, ये तो क्लैश में फंस गए, सिविल वार हुआ। बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। बेल्जियम में ऐसी कम्युनिटीज़ थी, आपको पता है, जर्मन भाषी थे, डच भाषी थे और फ्रांसीसी थे। उन्होंने बड़ा समझदारी से इस चीज़ को रिजोल्व किया। बेल्जियम लीडर टुक ए डिफरेंट पाथ, बेल्जियम के लीडर ने दूसरा रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस,
उन्होंने माना कि डिफरेंसेस क्षेत्रीय भिन्नता है और ये रहेगी, और कल्चरल जो सांस्कृतिक डाइवर्सिटी भिन्नता है वो भी रिकॉग्नाइजेबल है। रिकॉग्नाइजेबल मीन जिसका हम सम्मान करते हैं, जिसको हम डिनाइड नहीं कर सकते। 70s और 93 के बीच में उन्होंने संविधान में 4 बार संशोधन की, और 4 बार संशोधन करके इन्होंने जो है वो संविधान को इस लायक बनाया कि जो संविधान है वो हर किसी के लिए बढ़िया हो। मतलब ना वो फ्रेंच भाषी को ज़्यादा महत्व दे, ना जर्मन भाषा को, और ना ही किसी डच भाषा को लोगों को उसके अधिकारों को वायलेट करे। 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए उन्होंने, सो एज टू वर्क ऑन एन अरेंजमेंट दैट वुड एनेबल एवरीवन टू लिव टुगेदर विद इन सेम कंट्री, ताकि हर कोई मिलकर इस देश में रह सके। The arrangement they worked out in different from any other country and they are innovative। और ये जो कंट्री है वो किसी भी देश में नहीं है, ये उनका अकेला आविष्कार था। अपने देश की समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने अपने देश में ही एक नई तरह की गवर्नमेंट खोजी। Here are some element of the Belgium model। बेल्जियम मॉडल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और ये कई बार एग्जाम में आता है कि बेल्जियम की जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उसकी विशेषताएं बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्ड दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने कहा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि डच हो या फ्रेंच स्पीकिंग हो, उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे भारत की एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसमें मिनिस्टर की संख्या इक्वल होगी। आपको पता है डच लोग 59% भाषा बोलते थे, फ्रेंच 40% भाषा बोलते थे, लेकिन इस आधार पर उनको ज़्यादा वो नहीं दिया गया। उन्होंने कहा उतने ही होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर, आधे आधे 50-50%। Some special are required to support of majority of member from each linguistic group। कुछ ऐसे कानून बनाए गए जो मेजोरिटी जिस ग्रुप की थी, मतलब ज़्यादा मात्रा में ये थे, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रावधान कर दिए गए। सिविल का वार क्या होता है, ए वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है, हिंसक युद्ध झगड़ा होता है बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स विद इन ए कंट्री, अपने ही के देश में भिन्न भिन्न ग्रुपों के मध्य, और ये तब इतना इंस्टेंस हो जाता है कि ये युद्ध जैसा लगने लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसे सिविल वार कहते हैं। अब थस नो सिंगल कम्युनिटी कैन बी मेड डिसीजंस यूनिलेटरली। ये कहता है कि ऐसा प्रावधान किया गया कि एक सिंगल कम्युनिटी ही सारे फैसले नहीं ले सकती थी। मतलब 50-50% दोनों कम्युनिटीज़ के आगे तो डिसीजन दोनों ने ही लेना था, एक ने थोड़ा नहीं लेना था। मैनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन given to state government of the 2 region of the country। the state government are not subordinate to the central government। दूसरी बात, वहाँ संघवाद था, मतलब 2 सतर पर सरकारें थी, एक स्टेट गवर्नमेंट थी, एक सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जितनी भी ज़्यादा पावर थी स्टेट गवर्नमेंट से, उनको वापस ले लिया, और वो सारी पावर किसको दे दी गई, जो स्टेट गवर्नमेंट थी उनको दे दी गई। अब जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट नहीं थी, इसका मतलब वो उसके अंडर काम करने वाली नहीं थी। अपने अपने क्षेत्र में सब स्वतंत्र थे, कोई किसी के अधीन नहीं था, और इस तरह वो मिलजुल कर काम कर रहे थे। उसके बाद है मैनी ब्रुसेल्स में क्या था, आपको पता है ब्रुसेल में स्थिति ज़्यादा थी, 80% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग थे, 20% जो है डच स्पीकिंग थे। ब्रुसेल्स हैड ए सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटी हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ब्रुसेल में एक अलग से सरकार बनाई गई जिसमें दोनों ही कम्युनिटीज, जिसमें फ्रेंच स्पीकिंग भी आ गए और जिसमें डच स्पीकिंग भी, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स। फ्रेंच स्पीकिंग को कोई ज़्यादा मुश्किल आई नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। क्यों नहीं आई, क्योंकि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी जनसंख्या कम थी,
तो उनको बराबर मंत्री बनाए गए उनके, वो उनको क्यों होगा? तो ब्रुसेल्स बिकॉज डच स्पीकिंग कम्युनिटी हैज़ एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि डच जो कम्युनिटी थी उसने सेंट्रल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, अब प्रॉब्लम नहीं हुई। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा जो एक सरकार थी ऊपर, जो बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके नीचे थी स्टेट गवर्नमेंट। दो तरह की सरकारें होंगी क्योंकि यहाँ फेडरलिस्ट सिस्टम था। अब तीसरी सरकार बनाएगी एक। अपार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट, इसे कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इलेक्टेड बाय इम्पोर्टेंट पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, जिसके जो भिन्न भिन्न जो भाषा बोलने वाले लोग थे उनके द्वारा बनाएगी, उनके लिए बनाएगी। क्यों? क्योंकि उनको ये वो सारे फैसले मामले सुलझाने के लिए जो इस लिंगुअल ग्रुप्स के सामने आने थे, मतलब झगड़े जो पैदा होने थे उनको सुलझाने के लिए। डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, नो मैटर वेयर दे लिव, सारे लोग उसमें शामिल थे, कहीं वो कुछ कितने रहते हो। दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू, और जो कल्चर उनकी कैसी थी, एजुकेशन उनसे संबंधित और भाषा संबंधी फैसले लेने के लिए ये सरकार बनाई गई। यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आपको लगता होगा कि ये मॉडल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसने समस्या को तो ठीक किया ना। It indeed is very complicated even for people living in the Belgium, but these arrangements have worked well so far, लेकिन ये जो है बहुत अच्छे तरीके से मॉडल चल रहा है, वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है। They help to avoid civil strife between the two communities, दो कम्युनिटीज के बीच में जो स्ट्राइफ होनी थी, दंगे होनी थी, वो उससे बच गए। ये मुख्यालय है, ये चित्र है भाई ब्रुसेल्स में, इसकी राजधानी में यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है। ये यूरोपियन यूनियन आपको पता है 28 देशों का यूनियन है। इनकी 12 देशों की तो करेंसी भी एक है। जब आप एक देश से दूसरे देश में यात्रा करते हैं तो यहाँ वीज़ा नहीं लगता, व्यापार इनके आपस में खुले होते हैं और बड़ी अच्छी सेटअप है इनकी। इनकी जो करेंसी है यूरो, वो विश्व की महंगी करेंसी है। ठीक है, और इस तरह से यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन दे हेल्प्ड टू अवॉइड सिविल स्ट्राइफ between the two major community and possible division of country on linguistic lines, भाषा के आधार पर वो बटने से बच गए। when many country of Europe come together to form a European Union, Brussels were chosen its headquarters। ये पूछा जाता है यूरोपियन यूनियन का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो आप बता देना कि ये कहाँ है, ब्रुसेल्स में। What do you learn from this story, आप बताओ कि आपने क्या सीखा इससे। तो यही है कि कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, भाषा के आधार पर भिन्नता हो सकती है, कल्चर के आधार पर भिन्नता हो सकती है, और भिन्नता कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन हम इसे बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं अगर हम बेल्जियम की तरह से निर्णय लेते हैं। लेकिन श्रीलंका की तरह से निर्णय लेंगे तो एक कम्युनिटी को दबाने की कोशिश करेंगे और मेजॉरिटी का शासन स्थापित करने की कोशिश करेंगे, तो आपका देश सिविल युद्ध में झुक जाएगा। What do we learn from these stories? Two story of Belgium and Sri Lanka, both are democracy, दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं, yet they dealt with the question of power sharing differently, लेकिन वो जो पावर शेयरिंग का मामला वो भिन्न भिन्न तरीके से सुलझाते हैं। इन बेल्जियम द लीडर हैव रिलीज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली इन बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी। बेल्जियम की गवर्नमेंट को तो ये पता था कि भाई कंट्री की यूनिटी, एकता तभी तक रह सकती है जब तक हम दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे, मतलब एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के विचारों को रिस्पेक्ट देगी। अगर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़ेगी, उसके अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगी, तो पूरी संभावना है कि आपका देश बिखर जाएगा। Such a realization resulted in mutually acceptable arrangement for power sharing, इसलिए उन्होंने क्या स्वीकार किया, आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग से अरेंजमेंट किया, और इस अरेंजमेंट को दोनों तरह की कम्युनिटीज़ ने अपनाया, और जो स्ट्राइफ थे, कम्युनिटी स्ट्राइफ, वो ख़त्म हो गए।
श्रीलंका शो अस एज कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल, लेकिन श्रीलंका ने दूसरा एग्जाम्पल अपनाया. इट शोज दैट अस दैट इफ ए मेजोरिटी कम्युनिटी वांट्स टू फोर्स इट्स dominions over the other and refuse to share power, it can undermines the unity of the country. और इससे हमें शिक्षा मिलती है या हमें लेसन मिलता है कि अगर एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी पर डोमिनेशन स्थापित करने की शुरू करेगी और दूसरी कम्युनिटी को पावर में शेयरिंग नहीं देगी, बंटवारा नहीं करेगी, तो वो देश की यूनिटी दांव पर लग जाती है. अब देखो एग्जामिनर का थोड़ा सा वो चेंज हो गया भाई माइंड. ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्टियां कौन सी है, तो हम कोई भी कुछ भी छोड़ेंगे नहीं इसमें से. ये कार्टून है, द कार्टून हैड लेफ्ट. इसमें क्या दिखाया गया है, गवर्नमेंट जहां कोई भी नहीं जीतता, बहुत सारी पार्टियां मिलकर सरकार चला लेती हैं, कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं. हमारे देश में भी ऐसे बड़े एग्जाम्पल रहे हैं कि जब एक देश के पॉलिटिकल पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो बहुत सारी पार्टियां एक दूसरे का समर्थन करती हैं और सरकार बनाती हैं. जैसे पीछे मध्य प्रदेश में ऐसी सरकार थी, हरियाणा में भी ऐसी सरकार चल रही है, तो ऐसा जर्मनी में भी हुआ था. तो ये पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ से पूछी गई थी. The cartoon at the left refer to the problem of running the Germany Grand Coalition government that include the two major party of the country. जर्मनी की में ग्रांड कोएलिशन की बात है, नेमली द क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. तो ये पूछा गया था कि जर्मनी की दो पार्टियों के नाम बताएं, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी. द टू पार्टी आर द एक मिनट हिस्टोरिकली राइवल्स. दोनों एक दूसरे की राइवल रही हैं, कंपटीशन होता है ना, तो एक दूसरे की मुकाबले में रही हैं. दुश्मन तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन एक दूसरे के विरोधी रही हैं. लेकिन फिर भी सरकार बनाने के लिए उन्होंने वो इकट्ठे आई 2005 में, क्योंकि किसी भी दल को जो है क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिली थी. अब ये कहता है कि पावर शेयरिंग ज़रूरी क्यों है. बहुत सारी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई होगी कि हर देश में कुछ ना कुछ डिफरेंट ग्रुप होते हैं. इन डिफरेंट ग्रुप के आपस में क्या है, हित टकराते हैं. इन हितों को बैलेंस करने के लिए पावर की ज़रूरत होती है, शेयरिंग की ज़रूरत होती है. फिर दूसरी बात, पावर एक जगह इकट्ठी होगी तो वो जो जिसके हाथ में पावर होगी वो दूसरों के अधिकार छीनेगा, वो गलत प्रयोग करेगा, डेमोक्रेसी आपकी ख़त्म होने के कगार पर आ जाएगी. तो इस तरह से पावर शेयरिंग ज़रूरी है. थस टू different set of reason can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, ये गुड इसलिए है क्योंकि इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. भिन्न भिन्न सोशल ग्रुप होते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों जातियों के लोग होते हैं. अगर पावर शेयरिंग है सभी ग्रुप्स की तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि उनमें झगड़ा नहीं होगा. सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट often lead to violence and political instability. और जब ये कम्युनिटी आपस में लड़ती हैं, जब लगता है कि एक कम्युनिटी दूसरे के कम्युनिटी पर डोमिनेंस कर रही है तो हिंसा होती है, पॉलिटिकल अस्थिरता पैदा होती है. पावर शेयरिंग एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा देश में स्थिरता लाई जा सकती है, राजनीतिक सेटअप आसानी से चलता है. Imposing the will of majority community over other may look like an attractive option in short run. एक मेजोरिटी का रूल, कुछ जो लोग ज़्यादा संख्या में उनका देखने में रूल अट्रैक्टिव लगता है उनको कि हमारा राज है, ये है, वो है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए चलता है. लंबे समय के लिए ज़रूरी है और देश की एकता के लिए ज़रूरी है कि बहुमत की टैरनी, बहुमत का शासन, बहुमत का दमन स्थापित नहीं होना चाहिए, बहुमत का अत्याचार स्थापित नहीं होना चाहिए. सब लोगों को समान मान्यता दी जानी चाहिए. ओके. ऑप्रेसिव फॉर द मेजोरिटी इज ऑफन ब्रिंग रन टू द मेजोरिटी एज वेल. क्यों? क्योंकि जब माइनॉरिटी को आप दबाते जाओगे, लेकिन एक दिन तो वो भी आवाज़ उठाएंगे ना.
और जब वो खड़े हो जाते हैं तो मेजॉरिटी खुद भी मुसीबत में आ जाती है। सेकंड कारण डेमोक्रेसी का सिद्धांत है कि डेमोक्रेसी का सिद्धांत है पावर का डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डेमोक्रेसी ये कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी डेमोक्रेसी में होनी चाहिए। अगर एक व्यक्ति के पास पावर है तो वो डेमोक्रेसी कभी भी निरंकुश तानाशाही में बदल सकती है। इसलिए डेमोक्रेसी में कोई एक पोल नहीं होना चाहिए पावर का, भिन्न भिन्न पोलों में शक्तियाँ बटी होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पंचायती राज, भिन्न भिन्न पॉलिटिकल पार्टियों में पावर शेयरिंग है। देयर इज ए सेकेंड डीपन रीजन वाई पीपल power sharing is good for the democracy. Power sharing is that very spirit of democracy. क्योंकि सत्ता का बंटवारा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का विकेंद्रीकरण डेमोक्रेसी की आत्मा है। A democratic rule involves sharing power with those effectively by its exercise and who have to live with the effects. और पावर शेयरिंग का मतलब ये है डेमोक्रेटिक रूल में सब लोग शामिल हों, क्योंकि सब लोगों का पार्टिसिपेशन, सब लोगों का नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी को वास्तव में लोगों का शासन बनाता है। ठीक है। A legitimate government is one where citizens through participation and acquire a stake in this system. और वास्तव में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम वो है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। Let us call the first setup of reason prudentials and the second is moral. पहला कारण प्रूडेंशियल है, जरूरी है, और दूसरा नैतिक आधार पर सही है। While prudential reason stress that power sharing will bring out better outcomes. पहला जो प्रूडेंशियल पावर है वो जो रीजन है वो ये कहता है कि पावर का अगर बंटवारा हो तो उसके परिणाम बहुत अच्छे निकलते हैं। और मोरल रीजन एम्फेसिस दैट वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग इज वैल्यूएबल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बार अन्नेट्टे के बारे में आया हुआ था भाई, ये अन्नेट्टे कहाँ की है? तो ये एक डच मीडियम स्कूल की टीचर है, नॉर्दर्न रीजन ऑफ बेल्जियम। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो ये आप ये देख लेना। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? प्रूडेंशियल का मतलब बेस्ड ऑन प्रोसीजर्स, प्रोसीजर माने कानूनी प्रक्रिया, और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉस। प्रूडेंशियल रीजन गेन एंड लॉस में जिसमें अगुण और अवगुण, हानि और लाभों को देखा जाता है। प्रूडेंशियल डिसीजन आर यूजुअली कॉन्ट्रास्ट विद द डिसीजन बेस्ड ऑन प्योरली मोरल कंसिडरेशन। जो मोरल कंसिडरेशन उसमें नैतिकता का प्रश्न होता है, हानि लाभ का नहीं होता। लेकिन प्रूडेंशियल का मतलब होता है अगर आप ये निर्णय नहीं लोगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ेगी, जैसे श्रीलंका को उठानी पड़ी। और जो मोरल है उसका ये है कि आपको ये करना चाहिए क्योंकि ह्यूमैनिटी ये कहती है। बात आ गई समझ में? होना चाहिए ये। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।